क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान अपनी एक ही जिंदगी में एक क्रूर विजेता भी हो और शांति का सबसे बड़ा दूत भी? आज हम इतिहास के ऐसे ही सम्राट की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी पूरी विरासत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, सम्राट अशोक। अशोक का ये जो बदलाव था वो कोई मामूली बदलाव नहीं था। ये बहुत ही अचानक और बहुत गहरा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे इतिहास के सबसे निर्दयी शासकों में से एक शांति और करुणा का दुनिया में सबसे बड़ा पैरोकार बन गया? चलिए इस असाधारण बदलाव की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे साम्राज्य से जिसे खून और फौलाद से बनाया गया था। ये अशोक के शुरुआती दिनों की पहचान थी। एक बेहद बेरहम और महत्वाकांक्षी शासक जिसकी जीत की भूख कभी मिटती ही नहीं थी। तो ये अशोक थे कौन? अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस महान साम्राज्य की नींव रखी थी। और अशोक ने एक ऐसे साम्राज्य की कमान संभाली जो आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। उनके समय में मौर्य साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था। देखिए, जब अशोक ने शासन शुरू किया तो उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक चीज से थी, लगातार जीत। उनका एक ही मकसद था, अपनी सैन्य ताकत के दम पर साम्राज्य को फैलाते जाना। उस समय उनकी दुनिया में शांति और नैतिकता के लिए कोई खास जगह नहीं थी। लेकिन फिर एक घटना हुई, एक जंग लड़ी गई जिसने न सिर्फ उनके साम्राज्य की बल्कि इतिहास की धारा को भी हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। ये निर्णायक मोड़ था, कलिंग का युद्ध। आज के ओडिशा में जो जगह है वो तब कलिंग कहलाता था। ये उस समय का आखिरी बड़ा राज्य था जिसने मौर्य साम्राज्य की ताकत के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। अशोक ने सोचा कि वो एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि कोई दोबारा हिम्मत ना करे। लेकिन इस जीत की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत ही भयानक थी। इस युद्ध की भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। कहते हैं कि युद्ध के मैदान पर फैले उस विनाश और नरसंहार को देखकर अशोक अंदर तक कांप गए। जीत के उस लम्हे में अशोक को असल में अपनी हार महसूस हुई। ऐसा माना जाता है कि उन्हें ये एहसास हुआ कि असली जीत जमीन पर कब्जा करने में नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने में है। और यही वो पल था जब उनके अंदर एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। कलिंग के बाद अशोक के शासन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। और ये अध्याय तलवार से नहीं बल्कि विवेक की स्याही से लिखा गया था। ये उनके शासन में आया एक 180 डिग्री का मोड़ था। मतलब वो पूरी तरह से बदल गए। आक्रामक विस्तार की जो पुरानी नीति थी उसकी जगह एक बिल्कुल नई नीति ने ले ली, धम्म विजय, जिसका मतलब था नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों से दिलों को जीतना। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था बल्कि ये एक नैतिक कोड था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें शामिल थी। इसमें अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना और हर जीवित प्राणी के प्रति दया का भाव रखने पर जोर दिया गया। और यही उनके शासन का नया आधार बन गया। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं। अशोक का ध्यान अब जंग के मैदानों से हटकर अपनी प्रजा की भलाई पर लग गया था। उन्होंने सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए, यहाँ तक कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। जरा सोचिए, उस जमाने में जानवरों के लिए अस्पताल, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। लेकिन सवाल ये था कि अशोक ये कैसे पक्का करते कि शांति और नैतिकता का उनका ये संदेश इतने बड़े साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचे, और सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई। अपने संदेशों को पत्थरों पर खुदवाया, दूर दूर के देशों में शांति दूत भेजे, बौद्ध स्मारक बनवाए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके जो शिलालेख हैं, जो आज भी पूरे उपमहाद्वीप में मिलते हैं, वो उनके धम्म के जीते जागते सबूत बनकर खड़े हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए अपने बेटे और बेटी तक को श्रीलंका भेजा और सांची जैसे महान स्तूप बनवाए जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो अब सवाल ये है कि अशोक की इस विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम उनके जीवन और उनके शासन से क्या सीख सकते हैं? अशोक की विरासत बहुत बड़ी और कई परतों वाली है। इसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। भारत के लिए उनका राजनीतिक महत्व,
बौद्ध धर्म को दुनिया में फैलाने में उनकी अहम भूमिका और नैतिक शासन के एक मॉडल के रूप में उनकी पहचान। अशोक सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई पुराना किरदार नहीं है, वो आज भी हमारे साथ है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो अशोक चक्र है, वो उन्हीं के धम्म के पहिए का प्रतीक है। और भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, वो 4 शेरों वाला चिन्ह, वो भी सारनाथ में उनके स्तंभ से ही लिया गया है। लेकिन शायद दुनिया पर उनका सबसे गहरा असर बौद्ध धर्म के जरिए पड़ा। अशोक के समर्थन और उनके भेजे हुए मिशनरियों की कोशिशों के बिना बौद्ध धर्म शायद भारत तक ही सिमट कर रह जाता। असल में उन्होंने ही इसे एक विश्व धर्म बनने की नींव दी। और आखिर में अशोक की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। क्या शांति की एक विरासत हिंसा के एक रक्त रंजित इतिहास को सच में पूरी तरह से मिटा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो ना सिर्फ अशोक की जटिल विरासत को दिखाता है, बल्कि हम सबको अपने कामों और उनके नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।